चैप्टर 3 मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, बरोबर है। सेक्शन कौन सा है? 115 JB। जनरली इसमें से प्रैक्टिकल सम्स के ज़्यादा चांस है, हम पेपर करेंगे तो पता चलेगा। प्रैक्टिकल सम्स के ज़्यादा चांस है और वो भी सब सम 5 मार्क के ही आते हैं, राइट। मैथ का प्रैक्टिकली क्या हुआ था, ये इकलौता मेरे ख्याल से ऐसा चैप्टर है जो आया निकाल दिया, वापस आया वापस निकाल दिया और बाद में वापस आया। मतलब पहले उसका नाम था 115J, फिर निकाल दिया, फिर वापस लाया तभी 115JA, फिर निकाल दिया, फिर वापस आया तभी 115JB। इस तरह से हुआ। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग को क्या समझना है, 115JB, क्योंकि लेटेस्ट में कौन सा है 115JB, JA, J सब निकल गया। ना व्हाट हैपेंड, पास्ट में क्या हो रहा था, ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन इंटेंशन क्या था, बेसिकली सोचते हैं रीजन क्या था। रीजन क्या हो रहा था, क्योंकि पहले तो ये चैप्टर इज ओनली फॉर कंपनीज, मतलब यहां सब बड़े लोग हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ ये सब लोग नहीं है। दूसरा, बुक्स में तो ऐसा लिखा है इट इज फॉर ऑल कंपनीज। इसमें बहुत बार बहुत सारा मचमच हुआ है कि क्यों फॉरेन कंपनीज को इन्वॉल्व करते हो या सिर्फ डोमेस्टिक को रखना चाहिए, लेकिन वो मतलब प्राइवेट या पब्लिक या डोमेस्टिक या फॉरेन ऐसा कुछ रखा ही नहीं। उन लोगों ने क्या रख दिया, ऑल कंपनीज, मतलब कोई भी कंपनीज पर एप्लीकेबल है और सिर्फ कंपनीज पर एप्लीकेबल। दो लाइन का मतलब ये होता। ना प्रैक्टिकली क्या हुआ पहले समझते हैं। प्रैक्टिकली क्या था कि वो जमाने में ये लोग है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, समझे। मैंने वो जमाने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया पास्ट में जब ये सेक्शन बना था। मतलब यहाँ वो लोग सपोज बाय ग्रॉस प्रॉफिट में लिखता हूँ, अज्यूम करता हूँ 1000 करोड़ रुपए, इतना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, राइट। जीपी, मतलब ट्रेडिंग बन गया जीपी। फिर सब मैंने एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस डाल दिए जो अलावेबल थे, और हमारा नेट प्रॉफिट आ गया सपोज 300 करोड़ रुपए। मतलब प्रैक्टिकली ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट, प्रैक्टिकली मेरा हो गया प्रॉफिट कितना 300 करोड़, और मुझे 300 करोड़ पर टैक्स भरना चाहिए था। आप समझे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट है 300 करोड़। तो उन लोग ने क्या बोला, हाँ ठीक है आपका प्रॉफिट कितना है, तो मैंने बोला 300 करोड़। तो 300 करोड़ पर अगर मैं नॉर्मल सोचूं तो 30% टैक्स, तो 90 करोड़ से उधर ही हो गया। सरचार्ज सोचूं 12%, सेस सोचूं तो ऑन एन एवरेज हम लोग का मानना था कि 300 का 1/3 मतलब 100 करोड़ तो टैक्स में जाएगा। लेकिन वो टाइम पर कुछ ऐसे सेक्शंस थे जैसे कि 80 HHC, HHE, HHF जो अभी नहीं है, या अभी जो है जैसे कि 80I का ग्रुप IA, IB, IC, वैसे 10AA का SEZ का प्रॉफिट, उसका एग्जम्पशंस। तो क्या करते थे, ये सब सेक्शन की हेल्प ले लेकर आई ग्रुप, 10AA का ग्रुप, बहुत सारे सेक्शन की हेल्प ले लेकर ये प्रॉफिट में से एग्जम्पशन ले लेते थे 230 करोड़ रुपया, समझो। और इनकम टैक्स के हिसाब से उन लोग का प्रॉफिट आ जाता था सिर्फ 70 करोड़, और टैक्स भरते थे सिर्फ कितने पर, 70 करोड़, क्योंकि इतना सारा अमाउंट एग्जम्पशन लेकर जाते थे। कुछ कंपनीज तो ऐसी थी जैसे कि 80JA वाली, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो लोग तो यहाँ से 290 करोड़ रुपया एग्जम्पशन लेकर जाते थे और 10 करोड़ पर टैक्स भरते थे। तो इन लोगों को लगा ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, एक 300 करोड़ कमाने वाली प्रॉफिट दिखाती है 10 करोड़, मतलब टैक्स आएगा कितना 3 करोड़, मतलब कमा रहे कितना 300 करोड़ और टैक्स आ रहा है कितना 3 करोड़। तो क्या ऐसी कंपनीज को छोड़ देना चाहिए या उन लोग को कुछ ना कुछ नए प्रोविजन में फंसाना चाहिए? तो इन लोग ने क्या किया, एक कंपनी को बोलते ना क्लीन स्वीप निकलना जाए, बचना नहीं चाहिए, तो उसको कोई ना कोई सेक्शन में किसी भी तरह से हम लोग उसको फंसा देते हैं कि अब अजम्पशन पर समझो किसी का 300 का 300 माफ हो गया होता तो जीरो आ जाता। मतलब एक साइड वो कमा रहा है 300 करोड़, मुझे दिख रहा है वो 300 करोड़ कमा रहा है, लेकिन टैक्स कितना भरा है
जीरो। क्या ऐसे में उसको छोड़ना चाहिए? नहीं। तो इन लोग ने बोला नहीं, हम लोग इस तरह से आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वो टाइम पर उन्होंने जब चैप्टर मैट को इंट्रोड्यूस किया वो टाइम पर, तभी इसके परसेंटेज कुछ अलग थे। मतलब परसेंटेज वो टाइम पर सब अलग अलग थे, अभी परसेंटेज कुछ अलग है। तो उन लोग ने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, आप अपना दो प्रॉफिट सामने रखो। एक सामने रखो इनकम टैक्स का प्रॉफिट जो आपको लगता है, मतलब वो आया आपका समझो 10 करोड़, ये रफली सोच रहा हूँ। और दूसरी साइड आप रखो अपना बुक प्रॉफिट जो आपका एज पर अकाउंट्स आता है, समझो ये आया 300 करोड़। इस पर आप अपने टैक्स रेट के हिसाब से भरो, असम्पशन पर 30%, जबकि इस पर आप भरो सिर्फ 15%। ये स्लैब रेट नहीं है, ये फिक्स्ड रेट है, जो पहले 18.5 था और रिड्यूस होकर कितना हुआ अभी 15। तो ये जो आपका आएगा, समझो ये 3 करोड़ आया, ये आपका आया समझो 45 करोड़। इसमें आप सरचार्ज और सेस ऐड करोगे, इसमें आप सरचार्ज और सेस ऐड करोगे, राइट। और इसके बाद आपका जो दो अमाउंट आएगा, ये दो में विच एवर इज हायर यू विल पे। मतलब इन शॉर्ट अभी समझो ये तो 3 और ये 45, तो ऑब्वियसली ये आएगा। मतलब सामने वाला कितना भी प्लानिंग कर ले तो भी वो 15% से नहीं बच सकता। मैं प्लानिंग करके क्या कर सकता हूं, मैं बुक प्रॉफिट को कम करके इनकम टैक्स प्रॉफिट को कम कर सकता हूं, लेकिन मैं बुक प्रॉफिट को तो चेंज नहीं कर सकता। तो हाँ, लेकिन अल्टीमेटली रेट देखो, ये 30 और ये 15 है। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैथमेटिकली सोचो तो ये 300 का और यहाँ अगर 150 होगा ना तो वो इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि डबल रेशियो है ना। अगर समझो ये 150 होता तो 150 का 30% भी 45 आता। हाँ, जब आधे तक मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, समझ में आधे तक। मतलब समझो अगर ये 300 है, अगर मैं 150 करोड़ का प्लानिंग कर दूं ना तो मैं एकदम सेफ, दोनों साइड 45 करोड़ से आएगा। मतलब एक कंपनी अगर प्लान करे तो सीधा 30% से 15% पर आ सकता है। हाँ, लेकिन आपका प्लानिंग स्ट्रांग चाहिए। प्लानिंग का मतलब है आप ये सब सेक्शन को किस तरह से यूज करते हो। अभी आते हैं एग्जीक्यूटिव वर्सेस प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या। एग्जीक्यूटिव में बेसिक ही पूछते थे, प्रोफेशनल में सबसे बड़ा चीज है ये जो दिख रहा है बुक प्रॉफिट, उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है और उसके 2-3 पेज है। हाँ, अभी नहीं दिया होगा, अभी बुक प्रॉफिट फाइंड करना ही मेन अचीवमेंट है। बस वो बुक प्रॉफिट का फॉर्मेट देखोगे ना, पेज नंबर 13 या 14, 15, 16 ऐसे 2-3 पेज का फॉर्मेट होगा। नोरा उतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, लेकिन उसको मैं रिड्यूस करके ना समझो, मुझे वही आपको समझाना है कि किस तरह से पूछने वाले हैं, बस वही मेन है। प्रोफेशनल में जो मेन है वो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, बाकी चैप्टर सेम रहता है, लेकिन बुक प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मेन है। तो बुक प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको पहले वो सब याद है, एक बार पढ़ना तो वो सब पढ़ लेना। कंपनीज का सरचार्ज का रेट याद है, कंपनीज का टैक्स रेट याद है, पक्का वो याद होना चाहिए। हाँ, पास्ट में बहुत सीएस प्रोफेशनल में पास्ट में बहुत इजी से पूछे पास्ट में, लेकिन लेटेस्ट पास्ट पेपर में इतने इजी नहीं पूछे। पास्ट में बहुत इजी पूछते थे, इसका प्रॉफिट दे देते, इसका प्रॉफिट दे देते और सीधा पूछते फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो मैं आपको दे रहा हूँ इनकम टैक्स का प्रॉफिट है सपोज 8 करोड़ और बुक प्रॉफिट है सपोज 13 करोड़। पहले ऐसा आता था एंड फाइंड टैक्स पेएबल, पहले ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चन था, फाइंड टैक्स पेएबल। तो एज पर रूल्स ऑफ अंडर सेक्शन 115 जेबी क्या रूल था, टैक्स पेएबल इज नॉर्मल टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्लस सरचार्ज प्लस सेस और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज प्लस सेस whichever
इज हायर। समझ में आया? ये रूल है। मतलब अभी आप कैसे करोगे, देखो आपको ये करना है, तो ये 8 करोड़ है, तो 8 करोड़ का, चलो अभी अज्यूम करते हैं कि 30% स्लैब में, क्योंकि मुझे वो नहीं पता कि उसका टर्नओवर कितना है। 8 करोड़ का 30% कितना होगा? 2.4 करोड़ प्लस सरचार्ज कितना? क्यों? 8 करोड़ का प्रॉफिट है तो कितना, हमने कितना परसेंट बोला? हाँ बराबर ना। 7% प्लस 4% करो, तो ऐसे करो 2.4 करोड़ प्लस 7% प्लस 4%, 2 पॉइंट सब ऐड करने के बाद ना 6707 करोड़। लेकिन ये हुआ नॉर्मल। अभी एज पर बुक प्रॉफिट क्या होगा? 13 करोड़ का 15% करो, 1.95 प्लस 12% प्लस 4% करो। अभी क्यों 12% किया समझा? हाँ समझ में आया? कितना है? 136 करोड़। Therefore, tax payable is 2.67072 करोड़, जो भी हो, ठीक है। ऐसा लॉजिक, गॉट इट? लॉजिक समझा? पहले ऐसे समाते थे, दो प्रॉफिट दे देते, हाँ आपको सरचार्ज याद होना चाहिए, आपको स्लैब रेट याद होना चाहिए, लेकिन लास्ट 4 पेपर में ऐसा नहीं आया। लास्ट 4 पेपर में बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन आया, हाँ लेकिन ईजी आया। एज पर द रूल्स अभी सी ए फाइनल लेवल आपको नहीं पूछता, सी ए फाइनल में 15 मार्क का सम आता है, उसमें तो 10 से 12 चीज़ ऐड में है। अगर आपको खाली एक याद हो, एक फॉर्मेट आपने कभी किया हो तो 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, 11th FYGC में एक चैप्टर था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें समथिंग था, फिर ऐड समथिंग था, लेस समथिंग था, बस वैसा ही फॉर्मेट है, लेकिन ऐड के अंदर 12-15 चीज़ और लेस के अंदर 12-15 चीज़। लेकिन आप लोग को उतना चीज़ नहीं पूछते, आप लोग को अराउंड पूछते तो 3-3 4-4 ही है, ऐड में 4 और 5 में और क्या पूछेंगे, ऐड में 4-5 चीज़ और लेस में 2-3 चीज़। लेकिन आप लोग याद रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 चीज़, 15-15 नहीं, 8-9 तो याद रखेंगे, जो आप लोग को 5 पेपर्स में आता है। 5 मार्क का समय, उससे ऊपर होता तो मैं करता, 5 मार्क के ऊपर कभी समय आया ही नहीं बैठ का। हाँ आपको बुक प्रॉफिट तक पहुंचना है, वो आपका मेन टारगेट है अभी से, ये सब आपको आ जाता है क्योंकि ये नॉर्मल है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ ले, चलो देखो। हाँ एक बार 2 बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैट, एक बार ऐसा भी आया है कि व्हाई इज मैट रिक्वायर्ड। तो आपको अभी ये जो स्टोरी के बोला उसके बेस पर आपको समझना है कि व्हाई इज मैट रिक्वायर्ड, क्यों मैट की रिक्वायरमेंट है। नॉट इवेट नहीं, हाँ मतलब कंपनी शुड पे टैक्स, मतलब बिकॉज मैनी ऑफ द कंपनीज विच हैज ह्यूज बुक प्रॉफिट but less income tax profit were trying to save taxes by planning and they are paying very less tax or no tax. So just to collect some of the tax from them, the introduction of MAT was required to charge on tax on a minimum of 15% on the book profits. तो वो रैशनल में लिखना जरूरी है, व्हाट इज, ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग मैट। हाँ नहीं 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 नहीं, अगर मैं कंपनी हूँ तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोनों तरीके से करना होगा। आजकल सॉफ्टवेयर ही आते हैं, उसको दोनों तरीके से करते हैं, दोनों तरीके से होगा, विच एवर इज हायर अपने आप पे हो जाएगा। The rationale behind introducing MAT provision is provision in explanatory memorandum to the Finance Bill 2000, देखो कौन सा ईयर, 2000, which was to levy tax on companies paying zero or nominal tax while having considerable amount of book profit। अभी ये आपको याद रहता तो एग्जैक्ट वर्ड याद है कि मतलब कौन है वो जो जीरो या नॉमिनल टैक्स भरते थे, इवन दो थे मतलब बुक प्रॉफिट बहुत था लेकिन टैक्स भर देते थे जीरो। It was observed by the lawmakers that many companies were showing huge profit in the statement of P&L as laid in the AGM
of the shareholders and distributing high dividends, yeah, huge dividends. At the same time, these companies were not declaring any income under the Income Tax Act since their taxable profit as per income tax was nil. मतलब कमाते थे बहुत, डिविडेंड डिक्लेयर करते थे बहुत, लेकिन इनकम टैक्स की बात आ जाती थी तो प्रॉफिट दिखाते थे जीरो और टैक्स भरते थे जीरो. This variance in the profits as computed as per Companies Act and the profits as computed under the income tax was mainly because of the rates of depreciation. वो ज़माने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या था, आज भी है, वो अभी आप लोग ने कितना पढ़ा कहाँ पढ़ा मुझे पता नहीं, मेरा काम नहीं है, वो कंपनीज एक्ट का है. कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन का रेट बहुत अलग है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स का एक्ट. मतलब हम लोग जब सिखाते थे, आप लोग ने मुझे आवाज़ बोला, मुझे कंपनीज एक्ट का नॉलेज अभी नहीं है. मैंने कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन का रेट है ना एसएलएम मेथड था, जबकि इनकम टैक्स वाज यूजिंग डब्ल्यूडीवी. कंपनीज एक्ट में एक एक असेट का अलग कैलकुलेशन होता था, इनकम टैक्स वाज यूजिंग ब्लॉक ऑफ असेट्स. कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स में और बड़े बड़े असेट्स पर है ना बहुत बड़ा जायंट डिफरेंस होता है, जायंट डिफरेंस. एग्जाम्पल, अगर मेरी फैक्ट्री है समझो 1000 करोड़ फैक्ट्री, मेरा फैक्ट्री 1000 करोड़ का है, तो अगर समझो इनकम टैक्स पे बोलता है 10% डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, तो मैं डेप्रिसिएशन पीएनएल डेबिट में डाल दूंगा 100 करोड़ रुपए, सीधा 100 करोड़ डाल दूंगा. और पीएनएल वाला कितना डालेगा, समझो उसमें लिखा पीएनएल में 3% डेप्रिसिएशन, तो डालेगा 30 करोड़. कंपनी से 3% लिखा समझो, तो कितना डालेगा, और मैं कितना डाल दूंगा. अब इसमें 70 करोड़ का डिफरेंस आ गया. आप समझे, जहां बड़े बड़े एसेट था ना उसका डेप्रिसिएशन बहुत इम्पैक्ट था, क्योंकि मेथड अलग है. अभी प्रॉब्लम इंडिया में यही डिस्प्यूट है ना, इसके कारण दो चीज बोल सकते हैं. एक, सबकी दुकान चलती है, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं. सीए का दोनों की दुकान क्यों चलती है, बस ये सब मगज मारी है. अगर दोनों सेम ही होता तो समझो जो कंपनी से का रेट है वो इनकम टैक्स का एक्ट होता, तो खाली इमेजिन करो अगर दोनों एक्ट ही दोनों गवर्नमेंट बनाती, तो आप ही एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बनाओ ना, तो प्रॉब्लम नहीं होता. आप समझे प्रॉब्लम क्यों होता है, मेरे को बोलो, अच्छा या बुरा वो सोचो. बिलीव करो, प्रैक्टिकल सोचो ना, तो इंडिया में सब कुछ बकवास चीज है, लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचो ना तो अच्छा है, तो काम मिलता है लोगों को. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा आने वाला था, हम लोग कितने हेड्स ऑफ इनकम करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों, ले मैं एक ही डाल में डाल दो, तो इनकम हेडिंग, पहला हेडिंग इनकम, रेंट सैलरी वैलरी जो है उधर ही डाल दो, जो भी इनकम है ना, रेंट तो रेंट, सैलरी तो सैलरी, ये तो ये एक साथ ही डाल दो. हाँ, और ये बिलीव करो, अगर आप सर्च करोगे ना तो वर्ल्ड लेवल पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स अपना है. क्यों मगजमारी करना है, क्वेश्चन इज दिस. सीधा बोल दो ना, इतना इनकम है खत्म, इतना डिडक्शन, इतना अलाउंस, ये सैलरीज, बिलीव करो सैलरीज में ये सब होने वाला ही नहीं था. डीटीसी आने वाला था 2000 में, डायरेक्ट टैक्स कोड, यही सोचने वाले थे कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कोई फैसिलिटी देगी ही नहीं, उसके बदले में पैसा ही दे देगी, और सीधा वही अपना अलाउंस गिनाना टैक्स पे. मैं आपको गाड़ी दो, ये दो, देने का ही नहीं, जो भी दो रोकड़ा ही दो, और वो आपकी सैलरी में गिन लो. अभी घर दिया तो इतना परक्विजिट, गाड़ी दिया तो इतना परक्विजिट, ये क्या मच. आप समझे कितने हम लोग परक्विजिट सॉल्व करते थे, कितना जरूरत है गाड़ी का. हाँ, तो क्यों, कहने का मतलब क्या था, आपको सीधा एक कैलकुलेशन. अब अलाउंस में उन लोगों बोलता ये भी छोड़ दो, अलाउंस आपको देना है ना तो एक वर्ड दे दो अलाउंस, फिर उसमें इतना एजुकेशन अलाउंस, इतना एचआरए, इतना ये, क्यों, व्हाई आर यू मेकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड. एम्प्लॉयर को पैसा जा रहा है, एम्प्लॉय को पैसा आ रहा है, खत्म ना, फिर अलग अलग नाम से देकर फायदा क्या. मेरे को आपको अलाउंस देना है, फिर आपको बोलते कि 1000 रुपये डीए, 1000 रुपये लंच अलाउंस, 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस, अल्टीमेटली तो मैंने आपको 3000 रुपया दिया. तो ये सब वर्ड निकाल ही दो, तो इतने टाइप के अलाउंस खत्म करो ना. उन लोग का ये वर्डिंग्स था कि जितना पॉसिबल उतना ईजी करो ना. जैसे एक अलाउंस है एंटरटेनमेंट अलाउंस, पूरे साल का 5000 रुपया माफ है, क्यों रखते हो, या तो माफ ही रखो, 5000 से किसी को कोई लेना देना नहीं है. एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया पर चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया पर चाइल्ड, क्यों रखा. क्लबिंग में माइनर का 1500 रुपया पर एनम, क्यों रखा. वाई आर यू इंक्रीजिंग सेक्शंस,
स्टूडेंट को याद रखना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन आता है। क्यों? आप एलिमिनेट कर दो ना, जो अमाउंट आज के ज़माने में 15-20 हज़ार के अंदर के है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप निकाल दो या नहीं निकाल दो। कौन क्लेम करने जाएगा 100 रुपया 200 रुपया? ऐसे बोलो, कौन करता होगा? मतलब जो करता होगा ना, वो रिटर्न फाइलिंग में आता ही नहीं होगा। 100 रुपया एजुकेशन किसको जरूरत होगा? वो रास्ते पर जो 10-15 हज़ार का सैलरी वाला है, उसको ऐसे भी क्लॉज पढ़ने की जरूरत भी नहीं, उसको ऐसे भी वो टैक्स फ्री है। और जो 5 लाख के ऊपर कमाता है, उसको 100 रुपया से को लूट लेगा वो क्लबिंग के 1500 उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। इन शॉर्ट, दे कैन एलिमिनेट मैनी ऑफ द सेक्शंस, मैनी। अगर हम लोग सोचे ना तो 50% सेक्शंस एलिमिनेट पॉसिबल है, एलिमिनेशन पॉसिबल है। आप समझे? जरूरत नहीं है, आप समझे? फिर भी उन लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है। हाँ, वही हुआ अभी रेट्स, ये रियल में बोल रहा हूँ। हम लोग को वो टाइम पर लगता था क्यों जरूरत है, आज कंपनीज एक्ट क्यों एसएलएम फॉलो करता है? कंपनीज एक्ट का बुक का कोई वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन लोग को इनकम टैक्स ही भरना है। कंपनीज बुक्स इज व्हाट, ये तो मेरे पर्पस के लिए, अल्टीमेटली तो इनकम टैक्स के पर्पस से आपको वापस क्या करना होगा? कंपनीज एक्ट को चेंज करना होगा। तो ऐसे भी आपको चेंज करा है तो उससे अच्छा नहीं, कंपनीज के हिसाब से क्यों बना रहे हो? इनकम टैक्स के हिसाब से बनाओ ना। मैं बोला आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाओ, हाँ राइट। बाद में ना आपको टैक्स भरेंगे, आपको इनकम टैक्स के हिसाब से भरना होगा, तो आप क्या बोलोगे? तो पहले से इनकम टैक्स के हिसाब से बनाओ ना, कंपनीज एक्ट ऐसे भी जरूरत नहीं है, तो डबल मेहनत क्यों करा रहे हो? बस वो प्रॉब्लम था। देखिए उसमें कितने क्लियर लिखा, देखो दिस वेरियंस, वेरियंस मतलब वेरी होना, द वेरियंस इन द प्रॉफिट्स as computed as per companies and the profits as per income tax was mainly because of the rates of depreciation under the two acts। बराबर, पहले इंपॉर्टेंस किसका था? डेप्रिसिएशन का रेट्स अलग अलग था। The companies provide lesser depreciation under Companies Act by following the lower rates of depreciation as per the Companies Act following SLM। बराबर, ये Companies Act में लिखा है। At the same time Income Tax Act फॉलो क्या करता था? Income Tax Act and the taxable income बहुत बार जीरो हो जाता था, इतना वो क्लेम कर देते थे, इतना डेप्रिसिएशन ही डाल देते थे। The lawmakers felt that such companies which show book profit under Companies Act and no income tax must pay minimum tax. Hence, MAT was introduced. अगर MAT पर short note आता है, rational behind MAT, rational behind MAT का मतलब MAT को introduce क्यों किया जाता है, तो ये पैराग्राफ आपको लिखना होगा, जरूरी है। अगर खाली लेंथ बढ़ाना है तो नीचे का भी पैराग्राफ आप थोड़ा यूज कर सकते हो। बरोबर, चलो। MAT provisions are provided in section 115JB of the Act. According to section 115JB, if the income tax payable by a company on its total income as computed under the Act in respect of any previous year relevant to assessment year is less than 15% of book profit, then such tax payable for the relevant previous year shall be deemed to be how much? हाँ, मतलब इसका मतलब ये होता है, वो लोग अलग तरीके से लिखते हैं। अगर ये सुनो, मगर मैं ऐसा बोलूँ, देखो इधर ध्यान दो, अगर ये 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से कम होगा तो ये पे करना होगा। वही हुआ, मतलब अगर ये 15% बुक प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर ये कम होगा ना तो आपको 15% मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट विच एवर इज हायर। हाँ, लेकिन उसमें देखो सरचार्ज एंड सेस शैल बी लेविड सेपरेटली ऑन द अमाउंट, इसलिए मैंने दोनों में लिखा है सरचार्ज सेस अलग से, जो भी होगा वो जो रेट है वही रेट रहेगा। एज पर 115JB ऑल कंपनीज हैविंग बुक प्रॉफिट अंडर द कंपनीज एक्ट शैल पे मैट एट द रेट ऑफ 15%। जो पहला 18.5 था अभी रिड्यूस कितने पर हो गया? 15। अभी देखो ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज आर लायबल टू मैट, हाउएवर सर्टेन फॉरेन कंपनीज हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम मैट। ये दो ऐसी कंपनीज है जिसको मैट एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन में से जो नीचे लिखा है ना, वो समझ रहे हो? यहां तक समझा? अभी ऐसी दो फॉरेन कंपनीज है, ऐसी दो नहीं, ऐसी दो टाइप की फॉरेन कंपनीज है जिस पर मैट एप्लीकेबल नहीं है। 99% आज तक आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वो एक बार थियरी में आया है, सम्स में नहीं। तो आपको याद रखना होगा कौन सी फॉरेन कंपनी पर मैट एप्लीकेबल नहीं है। वापस बनाओ, बरोबर समझा? फर्स्ट, non-applicability of 115JB for certain foreign companies. The provision of this section shall not applicable to an associate being a foreign company if
The assessee is a resident of a country or a specific territory with which India has DTAA. ये हम लोग को चैप्टर करना है. Under section 1990A, an assessee does not have permanent establishment in India accordance with the provision of the agreement. मतलब जिसका मतलब समझो वो फॉरेन कंपनी के साथ हमारा है, लोग लिखते हैं कंट्री भी लिखते हैं और टेरिटरी भी लिखते हैं. कुछ कुछ टेरिटरी है जिसके साथ अपना एग्रीमेंट है, कंट्री नहीं, खाली क्या है, टेरिटरी. बहुत सारे से वर्ड्स है, जैसे एक था केमन आइलैंड्स था, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है, फिर बर्म्यूडा है, बहामास है, ऐसे कुछ छोटी छोटी है जिसके साथ अपना एग्रीमेंट, मतलब DTAA है उसके टाइप का एक एग्रीमेंट है जो पास्ट की बुक्स में लिखा जाता था. मैं बाद में मैंने इसमें ना एक बार मॉड्यूल मंगवा के उसमें से पढ़ा था, इसमें एक शॉर्ट नोट था, TIEA नाम का था, मेरे को अभी याद ना, लिखना तो लिख के रखना, TIEA, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, ऐसा. तो उन लोगों के साथ अपना खाली एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट मतलब DTAA जैसा ही होता है, उसको कंट्री नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, टेरिटरी. तो उसके साथ भी अपने एग्रीमेंट होते हैं. तो ऐसी कंपनी जिसका जो रेसिडेंट है ऐसी कंट्री में जिसके साथ अपना क्या है, DTAA, एंड assessee does not have, हाँ मतलब यहाँ उसका POEM नहीं है, मतलब यहाँ बीच में एंड है, मतलब DTAA है भी और POEM नहीं है. और the assessee is a resident country with which India does not have DTAA, and the assessee is not required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies. मतलब जिसके साथ अपना एग्रीमेंट भी नहीं है और उसे यहाँ रजिस्टर कराने की जरूरत भी नहीं है. मतलब इन शॉर्ट वो टोटली बाहर ही है, तो भी उसको मैट एप्लीकेबल नहीं है. अभी एक ऐसी कंट्री होती है, मालूम है, जैसे मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का एक कंसेप्ट आया था, एक बहुत याद हो तो, उसमें ऐसा था कि कोई फॉरेन की शिप इंडिया में आती है और यहाँ से फ्रेट कलेक्ट करके आती है और चली जाती है. अभी ये भी एक फॉरेन कंपनी है, तो उसके लिए मैट बैट एप्लीकेबल नहीं होता. वो आता है, पैसा लेता है, हाँ उसको टैक्स भरना होता है, लेकिन उसको मैट एप्लीकेबल नहीं होता. और उसमें ना फिक्स्ड रेट्स ही होते हैं जनरली, आया गया इतना परसेंटेज भर दें. तो ये याद रखना एज इट इज, ये याद रखना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट. ये ना पहला शॉर्ट नोट भी आप पास्ट में पढ़ोगे तो ऊपर का शॉर्ट नोट भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है. ये 2 लेक्चर के बाद 3 लेक्चर के बाद आप लोग को यहाँ बैठकर श्रुति आवाज आ रहा है, श्रुति ऑनलाइन हो या नहीं हो, चलो. तो रूल क्या कहता है कि अगर मतलब मेरा प्रैक्टिकल रूल ये कहता है कि मैट में जितने भी MCQs जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट 5-6 पेपर में लिख के करना. वापस ना, कुछ चैप्टर्स है जो एकदम लिख के करना सिस्टमेटिकल, क्योंकि 5 पाक जो भी है इंपॉर्टेंट है. और अगर रिपीटेड होगा तो जरूरत ही नहीं, एक ही बार करोगे तो चलेगा. अगर कोई क्वेश्चन रिपीट है, मुझे ये लगता है कि 7 पेपर में 6 क्वेश्चन तो है ही, 7 में से 6 मार तो आया ही है. So now, in case of domestic company, income tax payable shall be higher of the following: tax on total income computed as per the normal provision of income tax, charging special rates and normal rates applicable as increased by 7% और 12%. समझ में आया वो क्या है? प्लस 4% आया. सेकेंड 15% of book profit as increased by 7% या 12%. ये किस में था? नहीं, ये पूरा किस में था? डोमेस्टिक कंपनी में. और ये सेम फॉरेन में क्या होगा? 2% और 5%. सेम 2% और 5%. क्लियर हुआ? रिलैक्सेशन जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है ना, उसको हो जाएगा 9% इंस्टेड ऑफ 15%. वो 18.5 निकाल दो, 15% कर दो. क्लियर? चलो, अभी जो मैं पढ़ रहा हूं ना वो जनरली नहीं पूछते, क्योंकि वो इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है, वो कंपनीज एक्ट का पार्ट है. और मुझे पता नहीं कंपनीज एक्ट में ये सब आपको आता है कहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेनिंग और वो सब कंपनीज एक्ट में नहीं आता. ये सब सेक्शन नहीं आते 129 और वो सब कंपनीज एक्ट में.
एग्जीक्यूटिव नहीं बोला, अभी तो पढ़ा ही नहीं है बराबर। सेक्शन 29 129 सॉरी, वहाँ कब, वहाँ कौन से सेक्शन तक था एग्जीक्यूटिव में? कुछ नंबर याद है? लास्ट कौन सा था याद है? ठीक है चलेगा, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। Preparation of P&L account as per the Companies Act Section 2013. Every assessee, being a company other than company referred in clause B, shall for the purpose of this section prepare a statement of P&L for the relevant previous year in accordance with the provisions of Schedule 3 of the Companies Act. मतलब आपको Companies Act के Schedule 3 के हिसाब से आपको P&L बनाना होगा, और being a company to which second provision of 129 of the Companies Act is applicable, shall for the purpose of this section prepare a statement of P&L for the relevant previous year in accordance with the provision of the act governing such company. अभी ये क्या है मैं मुझे पता है, इसने बता देता। ये हम लोग को कंपनीज एक्ट में नहीं है, लेकिन हम लोग को अलग था, सीए फाइनल में भी अलग था। कंपनी ए, जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, उसमें लिखा है ए को फॉलो तभी करना होगा अगर वो बी में नहीं आता। आपको अब ए में हो और बी में हो, ए का क्या है शेड्यूल, देखो वर्ड पढ़ो, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये इस हिसाब से आपको बनाना होगा, प्रोवाइडेड आप इसमें नहीं आते हो। बरोबर है, समझा है नहीं? अभी आपने टीवाई बीकॉम में तो पढ़ा होगा, कंपनीज पीएनएल का फॉर्मेट क्या था, कुछ याद है टीवाई बीकॉम अकाउंट्स में? ये टी शेप थे, वर्टिकल था। फिर मानो शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ लेकिन एग्जीक्यूटिव में भी था, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, रेशियोज और वो सब कैलकुलेशन में। हाँ लेकिन अभी ये कंपनीज है, और बी कैटेगरी में 3 लेवल आते हैं, 3 कंपनीज आती हैं, 3 कंपनीज नहीं 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज। वो लोग है ना कंपनीज एक्ट में, कोई बोलते आते हैं, कोई बोलते नहीं आते हैं। अभी आप लोग को बोलना आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन वो कोई और एक्ट में आते हैं, लेकिन वो मैट के कंसेप्ट में भी आते हैं। जो 3 है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस के लिए IRDA है, और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक्ट है। तो इन लोग है ना कंपनीज एक्ट में आता है या नहीं आता है? पक्का? लेकिन उन लोग को कंपनीज एक्ट के हिसाब से कौन सा फॉर्मेट बनाना होगा? ये लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट में आते हैं, लेकिन दूसरे एक्ट को भी बिलोंग करते हैं, इसलिए नीचे लिखा, देखो पढ़ो, बीइंग अ कंपनी टू विच द सेकंड प्रोविजन सेक्शन 129 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 129 में सेकंड प्रोविजन में लिखा होगा कि ये सब कंपनीज है जो, अभी इन लोग का फॉर्मेट अलग होता है, ये लोग कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट नहीं करते। मतलब हम लोग के टाइम पर उसका असेट के नाम अलग होते हैं उन लोग के। जैसे हम लोग में कैसे होता है, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, ये करंट लायबिलिटीज, वो सब। इन लोग का ऐसा नहीं होता, इन लोग का शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, ऐसे वर्ड होते हैं बैंकिंग में। फिर इनकम में, इलेक्ट्रिसिटी में एकदम अलग वर्ड होते हैं, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ट्रांसमिशन सेंटर, ऐसे अलग टाइप की इनकम होती है। इंश्योरेंस में अलग टाइप की इनकम होती है, जैसे प्रीमियम रिसीव्ड, जैसे क्लेम सेटल्ड, ऐसा पीएनएल होता है। मतलब हम लोग को अभी तो क्या है, सीए में भी ये सब कम हो गया, अभी सीए भी बच्चे ऐसा पोर्शन लगते थे, हम लोग को तो सबका फाइनल अकाउंट सीखना था। अभी सीए में तो क्या हो गया कि आपको स्पेसिफिक सिखाते हैं, मतलब अगर आप इंश्योरेंस में जाने वाले हो तो आप अपने आप सीख लो ना। हम लोग को तो बोलते ना सब सीखो, मैं बोला मुझे नहीं करना, नहीं तो भी आप बैंकिंग भी सीखो, आप इंश्योरेंस भी सीखो, आप इलेक्ट्रिसिटी भी सीखो, सब फॉर्मेट बाहर करो। आप समझे? तो ये 3 था, तो समझ में आया? तो बी में क्या लिखा है, जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। तो ए में कौन आएगा? जो ये 3 में नहीं आएगा उसको एक ही हिसाब से बनाने का। समझा? नीचे लिखा देखो, बैंकिंग का नीचे लिखा देखो, उसमें नीचे लिखा होगा provided that while preparing the annual accounts including statement of P&L, the accounting policies, accounting standards, the method adopted for depreciation should be disclosed, shall be the same as been adopted for the purpose of preparing accounts including statement of P&L laid before the companies at the AGM in accordance with section 129. कंपनीज एक्ट में जो लिखा है वही आपको पॉलिसी यूज करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना होगा, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना होगा। 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 29
इंड एस, हाँ हाँ आई एस राइट, लेकिन वो ए एस के बेस पर ही है, कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब नाम चेंज हुआ राइट। तो कहने का मतलब उन लोग को ये सब फॉलो करना होता है। अभी आपको ये सब नहीं पूछने बैठेंगे, सी ए फाइल में उन लोग लिंक करते हैं। ऑब्वियसली उन लोग को अकाउंट्स वो लेवल पर है, उन लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत डेप्थ में पढ़ने होते हैं। हाँ मेरे को बोला था, मालूम है, इस टाइम के पेपर में आता है जून 22 में। इस टाइम इसलिए पहली बार मैंने, इसके पहले का बैच जो रनिंग बैच था ना, उसको एक दिन में मैंने पहली बार अकाउंटिंग मैंने करा इस टाइम। अकाउंट्स पूछा था ना, अकाउंट्स में इस टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछा ना, 4 पूछे, इसलिए मैंने इस टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा है। मैंने ग्रुप 2 पढ़ा है इस टाइम, एक चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने कराया क्योंकि पेपर में आया था, वरना मैं किधर ग्रुप 2 में आता ही हूँ। तो मैं ग्रुप 2 मैंने इस टाइम कराया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मेरे को भी लगता है आता है, लेकिन नाम के लिए आता है, लेकिन आता है राइट, क्योंकि ये सब लिंक्ड है। देखो अभी नीचे के देखो, एज पर द सेकंड प्रोविजन, अभी जो ऊपर दिख रहा है सेकंड प्रोविजन वही, और वन इज इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी अलाउड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफाइड इन द रेगुलेटरी। जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, वैसे दूसरे दो मैंने आपने बोल दिया, बैंकिंग एक्ट है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, और इंश्योरेंस। सच कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। समझ में आया? मतलब लोग कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट नहीं फॉलो करना है, फॉर्मेट अपने एक्ट का फॉलो करना है, लेकिन करना है। करने का मतलब है, एक बार ये आपको ये 5 साल में नहीं आया था, ये 4 साल में, लेकिन एक बार पूछा है क्या इन लोग पर मैट एप्लीकेबल होता है? बहुत जगह बोला था कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होता है, कि बैंकिंग पर, इंश्योरेंस कंपनीज पर या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर अप्लाई होता है। तो आंसर इस क्लॉज के अंदर लिखा है वो हिसाब से यस। तो ये लोग किस कंपनीज में नहीं आते आपके हिसाब से, बैंकिंग लोग? क्या बात कर रहे हो? पक्का? हाँ वो ठीक है। इनकम टैक्स में कंपनीज, ये लोग कंपनीज में आते हैं मेरे ख्याल। इनकम टैक्स में हमारा 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, फर्म। कंपनीज हुई ना? हाँ मतलब, हाँ तो इंश्योरेंस, इसलिए इनकम टैक्स से कंपनी गिना जाता है। हाँ तो इसीलिए वो इनकम टैक्स में कंपनीज में आता है। समझ में आया? इसलिए इधर लिया है। Provided further that where a company has adopted or adopts the financial year under Companies Act, which is different from the previous year under income tax, the accounting policies, accounting standards, and the method shall correspond to the accounting policies, standards, and methods. Rates for calculation have been adopted for preparing such accounts, including statement PLM for such or financial year falling within the previous year. मतलब उसको वो हिसाब से कन्वर्ट करना होता है, जनरली अपने उधर होता नहीं है। मतलब अजम्पशन पर ऐसा है कि समझो कोई कंपनी फॉलो करता है जैन टू दिसंबर और इनकम टैक्स फॉलो करता है अप्रैल टू मार्च, तो उसको वो हिसाब से बुक को कन्वर्ट करना होता है, तो मिसमैच हो जाएगा ना। ईयर आपका एग्जैक्ट वही साल होना चाहिए, इसके 12 महीने वही इसके 12 महीने होने चाहिए। बस इसके बाद चालू होता है आपका फॉर्मेट, बस फिर वो 3 पेज का खाली फॉर्मेट ही करना है, बस उसके बाद कुछ नहीं है, फिर तो खाली सम्स है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सम्स है, 9 सम इसमें प्लस मॉड्यूल, अरे क्या बोलता हूँ, 10 सम इसमें, पेपर में भी 5-6 सम है, क्योंकि इसको लास्ट टाइम मैंने कहा था 2 या 3 लेक्चर लगे थे मैथ को खत्म करने में। हाँ तो रहेगा मेरा ही, मुझे मैथ तो खत्म करना होगा, या 2-2 लेक्चर होगा तो मुझे पता नहीं। जिमित सर का हो गया पूरा? कॉपी करना है तो कर दो, क्योंकि मैं फॉर्मेट करूँगा तभी तो प्रॉब्लम है, पूरा एक पूरा न्यू पेज रिक्वायर्ड होगा।